नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम यूक्लिडियन डोमेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जो कि ये है Zi इज़ एन यूक्लिडियन डोमेन। Zi जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर क्या होती है इसको मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रिंग थ्योरी के अंदर ही, जिसको आप रिंग थ्योरी के फर्स्ट सेक्शन की प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रो देती हूँ। Zi बेसिकली हमारे पास में किस तरह का सेट होता है? इसमें एलिमेंट्स होते हैं a प्लस आयोटा b, और यहाँ पर ये z का मतलब क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। और एलिमेंट्स हमारे पास में है a प्लस आयोटा b की फॉर्म के, जहाँ पर ये जो a और b है ये कहाँ बिलोंग करते हैं? z को। तो ये हमारे पास में इसे हम कहते हैं गॉसियन इंटीजर। और आज के वीडियो में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि गॉसियन इंटीजर जो होता है वो एक यूक्लिडियन डोमेन होता है। तो सबसे पहले तो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसको एज अ हेडिंग ही मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। Zi इज़ एन यूक्लिडियन डोमेन। और इसके अलावा इसकी एक और स्टेटमेंट मैंने कुछ पेपर्स में देखी है, वो ये है, एग्जिबिट द यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन Zi that makes it यूक्लिडियन डोमेन। हमें एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन बनाना है ऑन Zi दैट मेक्स एन यूक्लिडियन डोमेन। दोनों की जो स्टेटमेंट है वो सेम है, दोनों ही स्टेटमेंट्स मतलब सेम ही है। यहाँ पर हमें ये बोलना है Zi जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। या फिर हमें इसमें क्या कहा गया है इस स्टेटमेंट के अंदर, कि हमें एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम Zi टू Z, जिससे क्या होगा कि ये एक यूक्लिडियन डोमेन बन जाए। अल्टीमेटली सेम चीज़ ही प्रूव करनी है दोनों के यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से, सबसे पहले इसके प्रूफ से। हमारे पास में Zi के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं? a प्लस आयोटा b सच दैट ab बिलोंग्स टू Z। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? a प्लस आयोटा b सच दैट ab बिलोंग्स टू r, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं रिंग थ्योरी के फर्स्ट सेक्शन में कि Zi जो है वो C की सब रिंग होती है। यहाँ पर मैं इसको रीराइट कर देती हूँ। Zi is a subring of C, यानी कि set of complex numbers। और C क्या होती है? C एक फील्ड होती है। C is a field। तो इसका जो सबरिंग होगा वो क्या हो जाएगा? वो एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। Therefore, Zi is an integral domain। अब यहाँ पर देखिए, आपको यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करना है, तो आपका इंटीग्रल डोमेन वाला पार्ट हो चुका है। अब आपको ये प्रूव करना है कि Zi के अंदर यूनिटी बिलोंग कर रही है। अब यहाँ पर क्या देखते हो? 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0। ठीक है, 1 इज इक्वल टू आप किस तरह से लिख सकते हो? 1 प्लस आयोटा 0 विच बिलोंग्स टू Zi, क्योंकि 1 और 0 कहाँ बिलोंग करते हैं? Z के अंदर। Therefore, Zi is an integral domain with unity। तो ये हमारे पास में एक इंटीग्रल डोमेन आ जाता है विद यूनिटी। अब हमें इसको यूक्लिडियन डोमेन प्रूफ करने के लिए एक फंक्शन जनरेट करना होगा फ्रॉम Zi टू Z, और उसके बाद में वो फंक्शन की तीनों जो कंडीशंस होती हैं, जिसे हम यूक्लिडीज एल्गोरिथम कहते हैं,
वो तीनों यहाँ पर सेटिस्फाई होनी ज़रूरी होंगी ZI को यूक्लिडियन डोमेन बनने के लिए। अब हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन डेल्टा फ्रॉम ZI टू Z बाय डेल्टा ऑफ A प्लस आयोटा B इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या करा है, डेल्टा ऑफ ये जो हर एक एलिमेंट है ZI का A प्लस आयोटा B, उसको हमने इस तरह से कंसिडर कर लिया है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब हमें तीनों कंडीशंस जो हैं यूक्लिडीज की वो यहाँ पर चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन के लिए लेट A प्लस आयोटा B नॉट इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब A और B दोनों एक साथ में ज़ीरो नहीं हो सकते, दोनों में से कम एक तो ज़रूर नॉन ज़ीरो होगा। अगर दोनों में से एक नॉन ज़ीरो है कम से कम, इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया। देयरफॉर डेल्टा ऑफ A प्लस आयोटा B हमारे पास में क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास में जो यूक्लिडीज की फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड है, इफ़ A प्लस आयोटा B नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड C प्लस आयोटा D नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो से यहाँ पर हमारा मतलब है ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो, डेल्टा ऑफ A प्लस आयोटा B क्या आ जाता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बेसिकली आपके पास में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, क्योंकि आपके पास में ये दोनों नॉन नेगेटिव टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रही हूँ। डेल्टा ऑफ C प्लस आयोटा D जो है दैट विल बी इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर देखिए आप प्रोडक्ट कंसिडर कीजिए। नाउ A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D, ये क्या आ गया, AC माइनस BD प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस BC। जिस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर गॉसियन इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम डेल्टा कंसिडर करते हैं, डेल्टा ऑफ A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ AC माइनस BD प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस BC। ये आ गया, ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज AC माइनस BD होल स्क्वायर प्लस AD प्लस BC होल स्क्वायर। जब आप इन दोनों स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखिए ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से बड़ा होगा। अगर कोई भी टर्म है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और एक इंटीजर है, यानी कि ये एक इंटीजर है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस क्वांटिटी को वो बढ़ा रही है, तो वो डेफिनेटली इससे बड़ी होगी। तो आपके पास में आपको क्या मिल जाता है, डेल्टा ऑफ A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ A प्लस आयोटा B। ये क्या है, डेल्टा ऑफ A प्लस आयोटा B। तो इस तरह से आपके पास में यूक्लिडीज एल्गोरिथम की जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर प्रूव हो जाती है। अब हम आते हैं अपनी लास्ट कंडीशन पर, और ये यहाँ पर थोड़ी सी टफ है, इसको मैं जितना हो सके उतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर, जिससे आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है यूक्लिडीज एल्गोरिथम का, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट A प्लस आयोटा B बिलोंग्स टू ZI and C plus iota D which is not equal to 0 belongs to ZI। ये आ गया। अब हम अगर A प्लस आयोटा B को C प्लस आयोटा G से डिवाइड करते हैं,
हमें पता है, हम बहुत छोटी क्लासेस से ये चीज़ करते आए हैं कि जब भी हमारे पास में आयोटा डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यानी कि c प्लस आयोटा डी है अगर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, c माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी। तो ये आ गया आपके पास में a प्लस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा डी। एक नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऊपर वाले पार्ट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आयोटा वाला पार्ट को अलग लिख लीजिए। ये आ गया बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चाहे ये नंबर हो चाहे ये नंबर हो, अब ये इंटीजर नहीं रहा, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। तो ये आपके पास में किस में बिलोंग कर गया, क्यू आई के अंदर। जब भी हमारे पास में ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। तो आपके पास में ये जेड आई को बिलोंग ना करके ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये किसको बिलोंग कर गया, क्यू आई को। जहाँ पर आपके पास में where sorry AC plus BD divided by C square plus D square belongs to Q and BC minus AD divided by C square plus D square belongs to Q। ये दोनों हमारे पास में क्या हो गए, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स हैं, बार बार इस पूरे लंबे एक्सप्रेशन को लिखने की बजाय इनको हम एक शॉर्ट नाम दे देते हैं। लेट R इज इक्वल टू AC प्लस BD divided by c square plus d square and s is equal to bc minus ad divided by c square plus d square। तो हमारे पास में एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा सभी व्यूवर्स, ये हमारे पास में दो रैशनल नंबर्स हैं। हमें इनके पास की दो इंटीजर्स फाइंड आउट करनी है, ऐसी इंटीजर्स सच दैट उस इंटीजर और इसका जो मॉड्यूलस डिफरेंस हो, यानी कि उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो वो कम से कम हाफ से छोटी हो, और उस इंटीजर और s की वैल्यू जो है वो कम से कम हाफ से छोटी हो। ऐसा हमेशा पॉसिबल होता है। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स m and n such that mod of r minus m less than equal to half and mod of s minus m less than equal to half। अब देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। सॉरी, देखिए r जो है वो रैशनल नंबर है, q को बिलोंग करता है। कोई भी रैशनल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है उसका इंटीग्रल पार्ट और एक होता है उसका फ्रैक्शन पार्ट। ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। अब आप ये इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह से सेलेक्ट करते हो, अगर हमारे पास में सपोज एक नंबर है, हमारे पास में है 5/2, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4/2 + 1/2। तो ये क्या हो गया आपके पास, 2 + 1/2। तो 5/2 का हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो 2 + 1/2 आ रहा है, जहाँ पर ये जो है ये आपका इंटीग्रल पार्ट है और ये जो है वो आपका फ्रैक्शन पार्ट है। तो आपके पास में कोई भी रैशनल नंबर होगा उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आपके पास में ये तो आपको पता चल गया कि हर एक रैशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम वो m और n कैसे, ये n है सॉरी, अब वो m और n हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि उनका जो मॉड्यूलस डिफरेंस है, यानी कि मॉड ऑफ r माइनस m लेस देन इक्वल टू हाफ और मॉड ऑफ s माइनस m लेस देन इक्वल टू हाफ हो। अब ये हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे वो अब देखते हैं। अगर हमारे पास में जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है यानी थीटा,
अगर वो 0 और हाफ के बीच में लाई करता है, तब हम क्या करेंगे, m इज़ इक्वल टू जो हमारे पास में एग्जैक्टली फ्रैक्शन इंटीग्रल पार्ट आ रहा है हम वो ले लेंगे। अगर हमारे पास में ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो हाफ और 1 के बीच में लाई कर रही है, देन हमारे पास में हम m क्या ले लेंगे, जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है +1। इस तरह से हम m की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज हमारे पास में है r इज़ इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पर हम r को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, r प्लस थीटा, और ये क्या आ जाता है हमारे पास 2 प्लस हाफ। देखिए थीटा जो है वो हाफ आ रहा है, वो इस रेंज के अंदर आ रहा है। इस रेंज के अंदर आ जाने के कारण हम यहाँ पर जो m लेंगे वो लेंगे हम इसकी इंटीग्रल वैल्यू यानी कि 2, ये वाली वैल्यू। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास में r है 5/3, तो हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया हमारे पास में 1 + 2/3। हमारे पास में इसका जो इंटीग्रल पार्ट आ रहा है वो है 1, और थीटा जो आ रहा है वो हमारे पास में है 2/3। अब देखिए यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है ये क्या आ रही है, 0.66666, यानी हाफ से ज़्यादा है, वो इस रेंज के अंदर आ रही है। तो हमारे पास में हम यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा इज़ इक्वल टू 0.6666 ये आ रही है, वो इस रेंज में आ रही है, तो हम m क्या लेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ r +1। यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1, तो 1 + 1। तो इस केस में हमारे पास में m जो है वो क्या आ जाता है, 2, और हमारे पास में थीटा जो है वो आ जाता है 2/3। तो इस तरह से हम अपने m जो हैं वो डिसाइड करते हैं। m और n यहाँ पर दोनों फाइंड आउट करे गए हैं, इस तरह से हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं। और ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, इसको अगर आप एग्ज़ाम में नहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने ये क्या लिया है, r - m <= हाफ एंड mod ऑफ s - m n <= हाफ। हम यहाँ पर ले लेते हैं पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू r - m एंड बीटा इज़ इक्वल टू s - n। तो यहाँ पर देखिए हमें r क्या मिल गया, अल्फ़ा प्लस m, और हमें s क्या मिल गया, बीटा प्लस n, ये हमें मिल जाता है यहाँ पर। अब देखिए r प्लस आयोटा s क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस m प्लस आयोटा टाइम्स बीटा प्लस n, ये हो गया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा प्लस m प्लस आयोटा n। अब हमारे पास में जो विदाउट आयोटा वाली टर्म्स हैं उन्हें कंबाइन कर देते हैं और विद आयोटा वाली टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस m प्लस आयोटा टाइम्स बीटा प्लस n। तो ये हमारे पास में r प्लस आयोटा s का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हमने a प्लस आयोटा b को c प्लस आयोटा d से डिवाइड करा, एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, r माइनस m को हमने क्या ले लिया है, अल्फ़ा। तो हमने ये हमारे पास में क्या आ गया, मॉड ऑफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू हाफ एंड मॉड ऑफ बीटा लेस देन इक्वल टू हाफ। तो इससे हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 एंड बीटा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, नाउ a प्लस आयोटा b होल डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d, ये हमें क्या मिला था, r प्लस आयोटा s। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे पहले हम r और s की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो कि हमें ये मिल रही है r प्लस आयोटा s की। ये हमारे पास में आ गई अल्फ़ा प्लस m प्लस आयोटा टाइम्स बीटा प्लस n। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले डिनोमिनेटर से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस आयोटा b इज़ इक्वल टू c प्लस आयोटा d अल्फ़ा प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d m प्लस आयोटा n।
ये हमें मिल जाता है यहाँ पर। अब देखिए आप a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, m प्लस आयोटा n, ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? zi को। m और n हमने इंटीजर सेलेक्ट करी थी, तो m प्लस आयोटा n जो है वो zi को बिलोंग करेगा। एंड अल्फ़ा प्लस आयोटा b हमारे पास में किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, क्योंकि हमारे पास में अल्फ़ा और बीटा जो है वो रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो हमारे पास में ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग कर गया। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि a प्लस आयोटा b को हमने किस तरह से एक्सप्रेस करा था? m प्लस आयोटा n इंटू c प्लस आयोटा d प्लस c प्लस आयोटा d इंटू अल्फ़ा प्लस आयोटा b। देखिए ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, और c प्लस आयोटा d जो है वो zi के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। और ये जो इसकी रिंग है, ये इसकी सब zi जो है वो सब रिंग ऑफ c है। ये जो एलिमेंट है वो सब रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ये वाला जो एलिमेंट है वो रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है। और ये हमारे पास में क्या है? तो हमारे पास में ये c प्लस आयोटा d इंटू अल्फ़ा प्लस आयोटा b जो है वो किस में बिलोंग कर जाएगा? zi में। अब यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास में क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू, ये है हमारे पास में डिवाइज़र। इसको m प्लस आयोटा n को हम ले लेते हैं कोशेंट q, प्लस ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम ले लेते हैं r। अगर हमारे पास में r 0 है देन नथिंग टू प्रूव, बट अगर हमारे पास में r नॉन ज़ीरो होता है, बट इफ़ r नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब हम यहाँ पर डेल्टा को पिक्चर में लेकर आते हैं, डेल्टा ऑफ r। देन कंसिडर डेल्टा ऑफ r। r क्या है? बेसिकली हमारे पास में c प्लस आयोटा d इंटू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ये आ गया c प्लस आयोटा d इंटू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। इसको जब हम डेल्टा ऑपरेट करेंगे इस एक्सप्रेशन के ऊपर, तो बेसिकली हमको ये मिलेगा अल्फ़ा c माइनस बीटा d होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा d प्लस बीटा t होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर किससे छोटा है? 1/4 से। बीटा स्क्वायर किससे छोटा है? 1/4 से, इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हाफ ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किससे छोटा होगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से ऑब्वियसली, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ऑफ सी प्लस आयोटा डी। तो आपने यहाँ पर c प्लस आयोटा d बेसिकली हमारे पास में क्या है? इसका डिवाइज़र। तो आपने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि डेल्टा ऑफ रिमाइंडर जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है डेल्टा ऑफ डिवाइज़र से। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया है कि डेल्टा जो है, जिसको आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा फ्रॉम zi टू z, किस तरह से आपने डिफाइन करा है? डेल्टा ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज एन यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन zi। और इस तरह से आपके पास में zi जो है वो क्या हो जाता है? इज एन यूक्लिडियन डोमेन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पर एक जगह पर मैं भी स्टक हो गई थी कराते कराते। इसको मैंने पहले प्रिपेयर कर रखा था बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जब भी देखें, इसको पूरा ध्यान से देखें, और अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन डोमेन की, जिसे हम कहते हैं एसोसिएट एलिमेंट।
एसोसिएट एलिमेंट के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे, और इसी तरह से हम यूक्लिडियन डोमेन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और यूक्लिडियन डोमेन का एक दो टॉपिक्स के बाद में जो नया टॉपिक आएगा वो है पॉलिनोमियल रिंग्स। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।